ठीक है जी। रिक्वायरमेंट देखें जी सवाल की, सवाल छोटा है, पहली बात तो यह है, एक सफ़े पे आ गया तो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रिपेयर एमएल्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। 2020 में आया ये सवाल, 19 नंबर का। ठीक है जी। अब द अमाउंट फॉलोइंग अमाउंट्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ मंजल लिमिटेड, हिम्मत लिमिटेड, कोशिश लिमिटेड। यानी कोशिश करें, हिम्मत करें, मंजिल आपके सामने है, वो कहना ये चाह रहे हैं असल में आई कैप वाले। ठीक है, तो ईयर एंड जो है जनाब वो है 31 दिसंबर 2000। इसमें वही काम करना पड़ेगा हमें जो थोड़ी देर पहले किया था, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेल उसी तरह सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, एक्सपेंस, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट और रिटेन्ड अर्निंग्स एट 31 दिसंबर 19 गिवन है। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है, खुशी लिमिटेड एसोसिएट है और हिम्मत लिमिटेड सब्सिडरी है। शेयर कैपिटल भी उनका गिवन है। कंसीडरेशन हिम्मत लिमिटेड वाली के ही मसले मसाइल हैं। अब आप खुद देख लें, कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट है तो कहाँ जाएंगे नंबर। बस इसमें ये कि थोड़ा सा गलती करा दी शायद उसने, कोई मसला नहीं, कर लेंगे सही उसको भी। ठीक है अच्छा, ये एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, मौका आने पर पढ़ते हैं। ये कंसीडरेशन है फॉर एक्विजिशन ऑफ HL, यानी कि हमारी वर्किंग नंबर 1.1 के मसाइल हैं। आगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन HL कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट वाज इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। ठीक है जी, ये रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट आ गई। इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है और गुडविल ऑफ HL इम्पेयर हुई है, बड़े दिनों बाद जान छूटी एसोसिएट। असल में एसोसिएट शुरू किया था तो एडजस्टमेंट वही वाली हम देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ही इम्पेयर हो रही थी। कम कम ही ऐसा होता है, लेकिन अब हो भी जाएगा तो हमें याद है वो एडजस्टमेंट। फिलहाल ये वही पुरानी वाली एडजस्टमेंट दोबारा आ गई कि गुडविल होगी और फिर वो गुडविल, नज़र तो नहीं आ रहा होगा कैमरे में कि ये कुछ लगा हुआ है इधर, अच्छा सॉरी, कैमरे में तो खुद बता दिया मैंने। ओके, क्या कह रहा था मैं, हाँ इम्पेयरमेंट हुई है 10%। ठीक है, 15 अगस्त 2019 हमारा साल का बैंड हो रहा है, शुक्र है, ये बड़ा अच्छा लगता है। 31 दिसंबर लिखना ही नहीं पड़ता है ना, तो 31 दिसंबर 19 वाला साल है और 15 अगस्त 19 में HL और KL ने पे किया डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर, इंटरिम डिविडेंड है। तो HL और KL एसोसिएट और सब्सिडरी है ना, HL सब्सिडरी, KL एसोसिएट है ना भाई मोबाइल वाले। मैच तो यार साइड पे स्कोर देख लेना, बाद में देख लेंगे, टेस्ट मैच है, 5 दिन लगा रहना है, वैसे तो ख़त्म हो जाना है मुझे लग रहा है, इतनी देर नहीं खड़ा होना जी। ML पेरेंट हैज़ रिकॉर्डेड शेयर एज अदर इनकम, ये वो लिखे या लिखे हमें पता होता है कि वो अगर पेड वाला सिनेरियो है तो फिर बचत कोई नहीं है, ये रिकॉर्डेड भी है, और P और S दोनों का माइनस, इतना आसान सवाल है। अच्छा, उसके बाद ऑन 30 जून 19 KL कौन है, KL एसोसिएट A to P है। ऑन 30 जून KL सोल्ड मशीन ऑफ 60 मिलियन टू ML कौन है, P है ना, तो A to P फिक्स्ड एसेट बेच दिया। और यार इतनी आसान एडजस्टमेंट्स, बस ये नई चीज़ है, नई चीज़ नहीं है, इधर नई चीज़ है। 15 नवंबर 19 साल एंड होने से पहले सब्सिडरी और एसोसिएट ने आगे शेयर्स खरीदे 6 लाख और 4 लाख जज्बा के। अब ये तीसरी कंपनी कि आगे चौथी कंपनी आ गई है, भाई हमें जज्बा से क्या, हमारी सब्सिडरी और एसोसिएट ने उसके शेयर्स खरीदे और वो भी कितने, सब सब्सिडरी भी हमारे सिलेबस में नहीं है कि सब्सिडरी के आगे कुछ सब्सिडरी हो, ऐसा भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा भी होगा, ये तो होगा फाइनल में। ठीक है, यहाँ पे वो भी नहीं है, इसका मतलब पक्की बात है अगर इन दोनों ने खरीदे हैं तो वो 20% से कम ही होंगे। वैसे बाय द वे उन्होंने बताया है 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को देख लेंगे। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को उन्होंने फाइनेंशियल एसेट के तौर पे रखा है एट फेयर वैल्यू थ्रू, तो जो उसी ऊपर नज़र नहीं आ रहा वो फिर अब नज़र आएगा, ये तो होगा। आगे कहता है दीज इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट बीन रीमेजर्ड एट ईयर एंड, तभी तो मार्केट प्राइस ऑफ जज्बा इतने एंड इतने।
अच्छा ये देखो, टोटल 20 मिलियन शेयर कैपिटल है जज्बे का, 20 मिलियन शेयर्स हैं। तो अगर 6 लाख का 20 मिलियन से कंपैरिजन करें तो 6 लाख का 20 मिलियन से 30% खुदा का 0.6 मिलियन को कहते हैं। 0.6 डिवाइडेड बाय 20, 0.4 डिवाइडेड बाय 20, तो 1-2% आगे शेयर्स खरीदें, यानी कि उनकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है IFRS 9 वाली 20% से कम वाली, और उन्होंने रखा हुआ है इसको FVT OCI में। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट मैं सबसे पहले करवाऊंगा। ये वर्किंग करेंगे हम, वर्किंग 8 और वर्किंग 9, अब 7 तो बुकड है ना, तो यहीं पे करके जाएंगे आगे सवाल करने। आगे कहते हैं NCA को वो रखते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर पे। सवाल ख़त्म। ठीक है, अब सवाल में मेरे मुताबिक सवाल हो जाए मेरे मुताबिक, क्योंकि मेरा मुताबिक तो ये है, कहाँ गया मेरा मुताबिक, मेरा मुताबिक तो ये है। ठीक है, मुझे चाहिए P+S फेस पे, वो तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन OCI नहीं है फेस पे, तो वो भी लिखना पड़ेगा, वो वर्किंग से कर लेंगे। फिर मुझे चाहिए वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3, तो S का प्रॉफिट भी चाहिए, A का प्रॉफिट भी चाहिए, S का OCI भी चाहिए, A का OCI भी चाहिए। अभी शुरू किए क्लास 2:45 पे। ठीक है, तुम्हारे इंतजार में मैं बाहर बैठा रहा हूँ, ऐसा ना किया करो, आ जाया करो, बाकी सबकी बातें भी मैंने सुनी। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ Q यानी क्वेश्चंस, वो करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे, फिर एट्रीब्यूशन, सवाल ख़त्म। तो अब मुझे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो प्रॉफिट्स जो कि अवेलेबल नहीं है, तो फटाफट कर लो। ये उन्होंने खुद प्लस माइनस भी खुद ही लगा दिया कि पिछली बार वो तंग हो रहे थे। तो 800 माइनस 540 माइनस 114 जमा 41 माइनस 20 167। नेक्स्ट 30। ये वो हमारी फिगर्स आ गई, वर्किंग 5 वाली और 5.1 वाली। हाँ जी, सही है। अच्छा, उसके बाद जैसा कि आपको नजर आ रहा है FVT OCI वाला मॉडल है इनका, और इन्होंने ईयर एंड वाली मेजरमेंट भी, रीमेजरमेंट भी नहीं की, तो वो रीमेजर करेंगे तो OCI में गेन हो चाहे लॉस हो, OCI में जाएगा। OCI वाला आइटम ऊपर नहीं नजर आ रहा ना, तो इसलिए पहले ये वर्किंग्स कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नंबर भाई वर्किंग हमारी 7 तक बुकड है ना, तो बोलो वर्किंग 8 कर ले। वर्किंग 8 क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे भाई। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भूल गए हो? इन्वेस्टमेंट IFRS 9 करके आए थे, कभी आपको याद हो तो। IFRS 9 में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के 2 मॉडल थे, FVTPL और FVT। हमारे ये सवाल के अंदर वो फरमा रहे हैं कि हमने कौन सा मॉडल सिलेक्ट किया है, FVT OCI, यानी गेन लॉस होगा तो वो OCI में जाएगा। ठीक है जी, पर ठीक है, पता है आपको। अच्छा, अब ओपनिंग कोई नहीं है, क्योंकि इसी साल में ये खरीदी हैं, इसी साल में ये इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं 15 नवंबर 19 को। मैंने कहा ज़रा सवाल के अंदर कमी है ना, वो पूरी कर लें। इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमी है ना सवाल में, वो पूरी कर लें। ठीक है, तो कॉस्ट, ये कैश लिखते थे हम, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने शेयर्स खरीदे हैं भाई? 0.6 मिलियन शेयर्स हैं, और जिस दिन खरीदे हैं, ये किसकी किताबों में बात कर रहा हूँ मैं, HL। ठीक है, ओके। अच्छा, तो 0.6 मिलियन इंटू जिस दिन ये शेयर्स खरीदे, दोनों ने एक ही दिन शेयर्स खरीदे हैं, और जिस दिन शेयर्स खरीदे हैं उस दिन एक शेयर की प्राइस है 150 ईच, 150 ईच। ठीक है, प्लस कुछ, यानी उसके अलावा भी कुछ है, तो 150। आंसर इज 0.6 इंटू 150। लेकिन इसमें एक और मसला भी तो है ना, हाँ, इसको आपने इंटू 1.02 कर लेना है। ये बात समझ आई है? ये हमने क्या किया, ये क्या है परचेज प्राइस, और ये क्या है, आप यूं कर लो यार, दिस प्लस, अब जो भी आंसर है, वैसे आंसर क्या है, 90 आया ना, उसको यानी 90 मिलियन को आपने इसमें प्लस कर लें, प्लस 2% ऑफ 90, तो वो जो फिगर आनी थी मैं वो डायरेक्ट लिख रहा था। बोलो, ये इक्वल 90 लिखें, फिर इसमें प्लस करें 2% ऑफ 90, इसकी बजाय डायरेक्ट यूं कर लें 0.6 मिलियन
टू 150, जो भी आंसर है उसको 1.02 कर लें तो क्या आंसर आता है 91.8। तो ये ऐसे निकाल रहे थे आप कि इसका आंसर आता है 90 प्लस 2% ऑफ 90 इसमें ऐड करें तो उसका आंसर भी वही आना है। तो लंबी वर्किंग की बजाय बस ये छोटा सा काम हमने कर लिया। कोई मसला? तो बोलो, ये मैंने क्या कर दिया, 0.02 क्या किया है मैंने 90 में प्लस 2% ऑफ 90 क्यों किया है? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये परचेज प्राइस है और ये FETOCI है। तो FETOCI में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया, एसडी कॉस्ट में कैपिटलाइज करते, इन्वेस्टमेंट में ऐड करते थे। ठीक है, कोई मसला? नाल जी दूसरे का, अच्छा इसका 31 दिसंबर पे कैरी डाउन निकलना है, कितने मिलियन शेयर हैं? शेयर तो 0.6 मिलियन ही रहेंगे। अब देखते हैं क्या एक शेयर की फेयर वैल्यू। वो कहता है दीज इन्वेस्टमेंट हैव नॉट बीन मार्केट प्राइस ऑफ JL जज्बा शेयर्स वर 138 एट ईयर। अगला वाला क्यों दिया उसने? सिर्फ यही चेक कराना था आपको, इसकी जरूरत कोई नहीं थी कि छोटी मोटी मतलब इन्वेस्टमेंट है, कोई नहीं वहाँ पे कोई एसोसिएट नहीं बन गया जज्बा इनका आगे। ठीक है ना, बस ऐसे ही इन्वेस्टमेंट खरीद रखें कुछ शेयर्स। तो कितना जी 1 भाईजान लॉस नहीं आ गया मेरे ख्याल से? तो कितना आता है? अच्छा इसको भी 1.02 करूं? ना 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 ना, सिंपल है जी 82. तो 9 रुपए का लॉस, इसको हम कहते थे लॉस, इसको कहते थे फेयर वैल्यू रिजर्व, जाएगा OCI में। हाँ फिर यहाँ पे लिख देते थे समझने के लिए, ये लॉस है और ये हमने बैलेंसिंग निकाला है। ये 3 ब्रैकेटें डालते थे, याद आया कुछ? मैंने वही 3 ब्रैकेट्स डाली हैं। जी बच्चों, अब यही काम आप दूसरा को क्या नाम है उसका, AL है, क्या नाम है उसका, KL। तो ये KL के लिए ये काम कर सकते हैं हम, 1 मिनट लगना है। अब तो बस तरीका भी आ गया और ये भी पता लग गया है कि आपने ये काम क्यों किया। बोलें जी क्यों किया? ताकि आपको, बोलो, ताकि आपको OCI वाली फिगर मिले। हालांकि बैलेंस शीट तो हमने कोई नहीं बनानी थी कि वहाँ पे हम इन इन्वेस्टमेंट्स को शो करते। ठीक है, करना होता तो ये 82.8 प्लस ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है, ये दोनों में लॉस आना है क्योंकि शेयर की प्राइस तो दोनों की गिरी है ना, बस नंबर अमाउंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो वो जो अदर इन्वेस्टमेंट्स होती थी ये वो हैं, सही है। अगर बैलेंस शीट बन रही होती तो क्लोजिंग बैलेंस उठाकर ले जाते फेस पे इन्वेस्टमेंट्स में जी। तो वो देखेंगे ना, कह रहा है कि वो रीमेजर नहीं किया तो फिर उसको नज़र आ रहा होगा तो सही करना पड़ेगा। वो तो देखेंगे, वो सवाल बैलेंस शीट का है नहीं ना, ये जिसका है उसके लिए कर लें पहले, फिर आपने कहना है अब लंबी होगी क्लास, आप ही तो छेड़ते हैं मुझे। चले जी, कितने मिलियन शेयर्स खरीदे जी KL ने? 4 लाख, 4.4 मिलियन। यहाँ पे आ गया 0.4, लेकिन बाकी तो सब सेम है। ठीक है, बताओ जी 61.2 और ये 0.4 मिलियन शेयर्स, इनके भी 138 पे चले गए 52। माशाल्लाह बड़ी राउंड सी फिगर आई है, 6 दोनों तरफ। ठीक है, चल अब ये वो कमी थी, वो विटामिन की या प्रोटीन की या जो भी कहें वो कमी थी जो हम वेट कर रहे थे जिसका, यानी ये OCI की फिगर सवाल में गिवन नहीं थी ना, ये अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। OCI भी सवाल में अब गिवन है, मतलब मैं कह रहा हूँ गिवन है। वैसे तो ये वर्किंग कौन सी हमने की है, 8 और वर्किंग 9 से हमने निकाली है। ठीक है जी, कितना है बोलो? वो 9 है और सॉरी इधर 9 और 6, ये ब्लैक से ही लिखो क्योंकि लाल से तो हमने उसको बताना होता है कहाँ जाना है, 9 और 6। ठीक है, अब ये OCI है, SOCI कहाँ जाएगा बोलो? 5.2 और 5.3। अब फिर वही ड्रामा। तो इसलिए कल आपको सिर्फ आधा घंटा तकलीफ दी थी ताकि आप जो चीज़ रहती है वो कर लें और अलग से करें, वरना इन सवालों पे आपने ध्यान नहीं देना था। आपका ध्यान रिट्रीब्यूशन पे जा रहा था, कहना था सारा सवाल करके आपने एंड पे कहना था वो समझ तो आई कुछ नहीं। तो OCI को डील करना भी तो एक काम है, वहाँ पे जाके P+S भी करना और फिर शेयर ऑफ OCI भी डालना। तो अब वो एक प्रेजेंटेशन थी, वो काबू आ गई तो सवाल तो आपको पहले ही आते हैं, पढ़ा तो आपने सब कुछ, वैसे ही हुआ है। ठीक है, चलो अब जी सवाल तैयार है, लेकिन पहले ज़रा बिस्मिल्लाह करके
इसको उड़ा के रख दें। ठीक है, ये बैलेंस शीट के अंदर जाता है 200, फिलहाल मैं इसको नहीं, उड़ाने वाली चीज़ नहीं है, पर ज़रूरत पड़ी तो इसको कहीं पे ले जाना हो तो ले जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करें जी, P प्लस एस, P प्लस एस, P प्लस एस करें फेस पर, और वर्किंग 5, 5.1, 5.2, 5.3 ओपन करें। चलो, पास पेपर 3। क्या नाम है इसका? ML। ठीक है, पेज नंबर कौन से पे है ये? 254 पेज नंबर। अब एकदम से ना ये वाली जगह बहुत कीमती हो गई है हमारे लिए, यहाँ पे हम वर्किंग्स करते हैं, क्योंकि हम वर्किंग्स ही बस इतनी इतनी करते हैं। ठीक है, वो जो लेंथी वर्किंग थी वो मुझे यहाँ पे वारा नहीं खाती, वो मैंने इधर कर दी है, वो मजबूरी थी वो वर्किंग करना ज़रा जी। ML ग्रुप है, और हमसे उसने कहा है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दीजिए। अच्छा, सॉरी, कंप्रीहेंसिव इनकम बना दीजिए, और ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। ठीक है जी, मेरा दिल है यहाँ पर ही पूरी हो जाए ये वर्किंग, ताकि आपको एट्रीब्यूशन ज़रा सही से वैसे ही पहले की तरह नज़र आ जाए, क्योंकि इसमें मुझे आइटम ज़रा थोड़े ही नज़र आए हैं। ठीक है, एनीवेज P प्लस एस करते जाएं, और फिर जब प्रॉफिट्स की बारी आएगी तो वर्किंग्स खोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स ये अब ये प्लस प्लस करवाते जाएं बेटा, अगर देखें ये 1 2 3 4 5 आइटम्स हैं। ठीक है, तो 800 जमा 315 सेल्स आ गई, 800 प्लस 315, फिर जी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 540 जमा 583, अच्छा 183। नेक्स्ट जी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, और फाइनेंस कॉस्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जी बोलिए, 114 प्लस 660। अच्छा 60 क्या होता है यार, फिर हद होगी यार, तुम चुप ही कर जाओ। नहीं बेटा, तो आप चुप कर जाए फिर, बस आपका होता होगा जी। अदर इनकम भी है, विच अदर इनकम आ गई वही 41 प्लस 0। नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट 20 जमा 12। इसके बाद एक लाइन छोड़कर प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट टैक्स तो है ही नहीं ना, तो पीबीटी से ऊपर लाइन छोड़ते तो वही प्रॉफिट से ऊपर आ गई। ठीक है, उसके बाद आपने ओसीआई, और फिर टोटल कंप्रीहेंसिव, कोई नहीं आ रहा है जी कम, फिर भी नहीं पाया। ठीक है, तो टीसीआई यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फिर उसकी एट्रीब्यूशन ट्राई करेंगे, यहाँ पे हो गई तो ज़रा अच्छा, ज़रा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको वो मिल जाए जो आप चाह रहे होते हैं ना। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने P प्लस एस तो कर लिया है, थोड़ा सा यार यहीं पे लिख लेते हैं ताकि जगह पर पता लग जाए। यहाँ पे क्या आता है जी, जगह खाली छोड़ी, वहाँ पे क्या आता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट वर्किंग 5.1। ठीक है जी, नेक्स्ट अब थोड़ी सी जगह और बन गई है जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रॉफिट, फिर आपने ओसीआई के अंदर रीवैल्यूएशन, हाँ अच्छा, हाँ सॉरी फेयर वैल्यू कर लें, है तो ओसीआई का आइटम ही ना। फेयर वैल्यू रिजर्व लिखना है, फेयर वैल्यू जी बेटा, चेंज लिखो बेटा, चेंज इन या अल्लाह, ये चुन्ने चुन्ने बच्चे हैं, या अल्लाह तो इनको माफ़ करें, ये परचे की करेंगे। चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व P प्लस एस, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व P प्लस एस। ये ओहो सॉरी, ये तो लॉसेस थे ना, तो माइनस का साइन नहीं लगाया, माइनस का -9 था, और यहाँ पे -6। ठीक है जी, तो ये लॉस है जी, कोई बात नहीं, लॉस है तो 9 + 6 लिख के वहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है। और अगर वो दिल नहीं कर रहा, एक मिनट,
P प्लस एस, सॉरी 0 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 9 लिख दो तो माइनस 9 आ जाएगा। ब्रैकेट का क्या है, उसमें आप जो मर्जी कर दो। 0 प्लस 9 भी लिखना है तो बेशक लिख लो, आगे जाके तो माइनस ही लिखना है। मैंने माइनस कर दिया, कोई एतराज़? लॉस है इस वजह से। अगर दोनों लॉस होते तो मैं कहता -3 -9 तो -12 यानी कि ब्रैकेट। अगर कोई यहाँ पर ऐसे भी लिख दे 0 प्लस 9 तो यहाँ पर बाहर आते हुए फिर लॉस याद से लिख दे, ये मेहरबानी कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, इन्हें ऑप्शंस। इसके बाद इसके नीचे भी क्या आएगा, बीलू लाइन आएगी, बीलू शेयर ऑफ OCI फ्रॉम एसोसिएट। अब ये ना कहना पुराना सवाल कर रहा हूँ, तो बहुत रीसेंट हो गया और ऐसे ही होता चला जाएगा। तो बज़ाहिर कल छोटा सा नज़र आने वाला सवाल ज़ाया कर दिया टाइम सर ने, जोहर के बाद बुला के आधा घंटा, ये बात दिल में आ रही थी, उसके बाद अब उसकी कदर मालूम हुई है जी। तो वर्किंग 5.3, वर्किंग का नंबर बाद में भी दे सकते हैं आप, आगे पीछे हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ से आपके पास फिर टोटल आएगा और फिर टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम आएगी, ठीक है। ले जी, P प्लस एस हो गया है। वर्किंग कौन कौन सी खोलनी है वर्किंग? वर्किंग 5, 1 भी खोल लेते हैं, चलो जी 1 पहले खोल लो तुम। वर्किंग 1 एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब टंगी देनी बस। और वर्किंग 5 क्या नाम है जी इसका आजकल, एस प्रॉफिट। उसके बाद 5.1, यानी ये फुल फ्लैज अल्टीमेट अब यही है बस, इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, इससे सस्ती खामोशी। यूफोन तुम ही तो हो जी। कितने आउट ने? 4 ही ने, 5 हो गए ने, और शुक्र है लंच हो गया जी। उसके बाद ए प्रॉफिट्स, इतनी जल्दी टी भी हो गई। वर्किंग 5.2 SOCI और वर्किंग 5.3 में आएगा AOCI। अब देखो आज, हाँ लिखो OCI, चेंज इन OCI लिखते हैं इसीलिए OCI लिखो। मसला क्या है? व्हाट टॉक इज, व्हाट पेन इज, व्हाट पेन इज, नो पेन इज, ओके। अच्छा जी, अब मेरी वर्किंग्स ओपन हो गई हैं, अब मुझे ये फिगर्स पहुंचा दें उधर, चलें उठाएं इनको। 63 और 32 का 25%, फिर हाँ 63 और 32 का 25%। एस प्रॉफिट 63 है, ए प्रॉफिट 32, 63 क्यों? शुक्र है आपने बता दिया, ये 1 अगस्त 15 वाला तो मसला कोई नहीं है, लेकिन ये तो देखो एस को मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन पे आपने किया हुआ है, तो कोई मसला नहीं। बस एस प्रॉफिट में भी आपने प्रॉफिट को जो बटा होता था वो लगा देना होता था, और पूरे पीएनएल में बटा लगाना है माशाल्लाह से सारे पीएनएल के अंदर। तो शुक्र है ये 1 मई 19 आपने पढ़ लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में ये हमारी सब्सिडरी नहीं थी, तो तलवार निकली और चली। बोलो क्या है? 8/12, 8/12, 8/12, 8/12 और 8/12 के साथ ही ये 9 किसका है? तो बेटा ये भी 8/12, ये भी 8/12, ये भी 8/12, ये भी 8/12, ये 8/12 नहीं है। जाके देखो ये इन्वेस्टमेंट्स उस वक्त थी ही नहीं जब ये हमारी एक्विजिशन नहीं हुई थी। जब हमने सब्सिडरी को खरीदा ये उसके बाद की इनकम है या एक्सपेंस है। तो एक सवाल वो भी किया था हमने जिसमें मैंने कहा था इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इवनली हो रहे हैं, एक्सेप्ट कोई एक चीज़ है जो किसी पीरियड से रिलेट करती है, प्री से या पोस्ट से। तो आज शुक्र करें वो प्रॉफिट में शामिल ही नहीं थी, तो इसलिए प्रॉफिट तो सारा इवनली अक्रू हुआ उधर,
ये यहाँ पे हम लिखेंगे एस प्रॉफिट्स, इधर देखो एस प्रॉफिट्स कितने जी, एस प्रॉफिट्स 63 है, इनटू 8/12 हम कर लेंगे। उसकी वजह ये इवनली एक्रू हुए हैं, इसलिए 4 महीने और 8 महीने कर सकते हैं। लेकिन जो OCI वाला लॉस है वो तो सारे, और वैसे भी ये ईयर एंड की एडजस्टमेंट है, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रिएट किया है, ईयर एंड की एडजस्टमेंट है, उस वक्त तो सब्सिडरी थी ही नहीं, ये इवनली वाली इनकम है या एक्सपेंस है ही नहीं, तो ये सारे का सारा ही, सॉरी इसको नहीं, नीचे वाले को मिटाना था, इनटू अच्छा भला लिखा हुआ था 8/12 जी। ये देखो ये सारे का सारा ही हमारा है, ये लॉस सारा हमारा है, हबीबी को इसमें से कुछ भी नहीं देना, ठीक है, ये बात समझ आई है। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लो। अच्छा, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी कुछ नहीं होता, जब हम मई में खरीदने जा रहे होंगे इन शेयर्स को, ठीक है, अब मई में हबीबी खरीदने गया होगा तब भी कोई मसला नहीं है, उसका गेन लॉस तो ईयर एंड पे ही आना था। हाँ, ये हो सकता था कि अगर ये पहले से पड़ी होती तो हम वर्किंग वन के लिए इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आते और उस दिन लाते जिस दिन हम एक्वायर कर रहे थे। तो फिलहाल ये ऐसी कोई बात नहीं है, एक्विजिशन के बाद वाली ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये नुकसान हमारा ही है। ये चवल हमने वो सब्सिडरी जब हमारी हो चुकी थी उस वक्त ही वजी है उनसे ये इन्वेस्टमेंट करने वाली, ठीक है। तो कोई बात नहीं जी, इस ब्रैकेट को दोबारा से क्लोज कर लीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा सॉरी, हम कह रहे थे एस प्रॉफिट कितना आ गया 42, और ए का प्रॉफिट कितना है, लेकिन ये 32 है तो पूरे साल का, इसको बटा नहीं लगना क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन नहीं है, लेकिन इसको हमने सिर्फ 25% किया हुआ, ये हमारी एसोसिएट है, तो एसोसिएट की तो हर फिगर के साथ आपने परसेंटेज अपनी लगानी है, ठीक है, कितने %, ठीक है जी। चलो बोलो जी क्या है, 8। नेक्स्ट एसओसीआई 5.2 में जाएगी। अब मुझे बताओ एस के प्रॉफिट्स में प्रॉफिट्स ये पड़े, अगर कभी एस का लॉस आ गया तो एक दिन किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो लॉस किस तरफ आ जाएगा, डेबिट। ऐसे ही फेयर वैल्यू रिजर्व का चेंज अगर पॉजिटिव है यानी गेन है तो वो आएगा, जैसे अभी रिवैल्यूएशन गेन आपने पिछले सवाल में देखा था पार्ट ए में, तो अगर लॉस है नेगेटिव है तो वो किस तरफ आ जाएगा, भाई इतना सा चेंज है। हर सवाल में ऐसी छोटा मोटा कोई चेंज है, जो कॉमन सेंस यूज करें उस वक्त बैठे हुए तब भी आप कर सकते हैं। कि ओसीआई में गेन नहीं आ रहा ना, ओसीआई में चेंज जो है वो लॉस वाला है, तो अगर गेन होता तो गेन की नेचर क्रेडिट होती है, लॉस की नेचर तो डेबिट, यानी ये एंट्री क्या होगी, ये एंट्री क्या हो रही है, ये एंट्री हो रही है ओसीआई डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। तो ओसीआई डेबिट ना, तो डेबिट है तो फिर लेजर में भी डेबिट साइड भी लिखो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चेंज आ गया बस, और तो कुछ नहीं हुआ, बस इतनी सी बात। बल्कि यहाँ से नहीं, ये तो सवाल खत्म हो गया, ये तो सवाल हम उठा के यहाँ पे ले आए थे, ये वर्किंग 8 और 9 से, ठीक है। तो एसओसीआई इधर देखो कितना, पूरा 9, इस पे नहीं ये वाला बटा लगाना, ठीक है। और AOCI पूरा कितना 6, लेकिन इसमें हमारी परसेंटेज तो लगेगी ना, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ बनता जा रहा है, 30 नहीं 25। लो जी, ये चेंज है जी इस सवाल के अंदर, नई एडजस्टमेंट भी हो गई और चेंज भी ऐप पे आ जाए जी। बोलो 1.5। तो स्टेप 1 P+S करें, स्टेप 2 ये 4 वर्किंग्स ओपन करें, और आज हमने ये भी देख लिया कि OCI अगर लॉस मतलब नेगेटिव शो कर रहा है तो उसका क्या करना है। ऐसे ही किसी दिन आपको सवाल के अंदर लॉस या आ जाए साल का भी तो कोई मसला नहीं, इस लेजर में आप डेबिट साइड पे लिखें, मसला क्या है। चलें आगे। जी, तो जाहिर सी बात है नफ़ा और नुकसान में हमारी ओनरशिप पार्टनरशिप ये जो होती है बिजनेस, नफ़ा और नुकसान, आप जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नफ़ा आए तो आपको मिलता है, नुकसान आए तो भी आपको ही नुकसान है जो आपने इन्वेस्टमेंट की, इसी तो हलाल है, नफ़ा भी है और नुकसान भी। अच्छा जी, ये जनाब पहला डिब्बा सारा गया जे हो, और उसके साथ ही एवी गई जे हो, क्योंकि इसका और मैंने क्या करना है, बस ठीक है, कहानी ख़त्म हो गई। अब हमारी एडजस्टमेंट रह गई है, 8 भी समझो हो गई, जब बाकी सवाल हो जाएगा तो
8 में वो क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनेट बेस का शेयर दे देना है। ठीक है जी, ये भी हो गई। उसके बाद आसान 3 एडजस्टमेंट्स हैं, फटाफट करते हैं। एडजस्टमेंट 1 को पहले पढ़ लो, ये पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, ये मिड ऑफ द ईयर एक्विजिशन थी, ये ध्यान ही नहीं किया आपने, शुक्र है मुझे ध्यान दिला दिया। ठीक है, बाकी कोई मसला नहीं, शेयर कैपिटल इनका गिवन है, अगर डिविडेंड निकालना पड़ा तो यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा वर्किंग 1 में ये डिविडेंड मुझे अभी 400 मैंने ऐसे काट दिया कि नज़र आ रहा है, यानी अगर मुझे कहीं डिविडेंड निकालना भी पड़ गया है, वैसे डिविडेंड सवाल में लो है, शुक्र है, मैं क्या, नहीं तो फिर बोर हो जाऊंगा मैं, सवाल में तो है ही कुछ नहीं। तो डिविडेंड है, तो जब है तो फिर ए का डिविडेंड निकालने के लिए, ये ए है, ये ए और एस तो लिख लें यार, ए का डिविडेंड निकालने के लिए 400 यूज़ करना है, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है, एस का शेयर कैपिटल। आगे वो कहता है कहीं मुझे एस की आर ही नज़र नहीं आई। अब देखो एस की आर ही क्लोजिंग है, क्लोजिंग है, बोलो क्लोजिंग है, क्लोजिंग किधर है, ये, ठीक है, ये क्या है, क्लोजिंग। और यहां से मैं उलट वर्किंग करके, यानी वर्किंग 6 यार कर ही लेते हैं, वर्किंग 6 मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है, अच्छा होता है ना, ज़रूरत पड़े ना पड़े वर्किंग 6 कर लेनी चाहिए। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुमने घड़ी क्यों देखी, वर्किंग 6 मैंने शुरू किया था। स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी में उधर मुंह करके बैठ जाओ, बस इधर नहीं देखना तुमने, रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम मत देखना, अब इधर मत देखना बेटा, घड़ी की तरफ नज़र रखनी है, बंदों के मुंह को नहीं देखना, उधर से यूं करके देखो, साइड पे होके देखो, मैनेज तुमने खुद करना है। चल सही है, अब सीधा हो जा, छोड़ दिया यार, वेलकम यार, भाई है मेरा जी। पैट, क्योंकि ओसीआई तो उसने रिकॉर्डिंग ना किया हुआ, उससे तो कह रहा है कि मैंने तो ईयर एंड में मेजरमेंट ही नहीं की थी, को डिविडेंड हुआ तो वो ले लेंगे, और फिर क्लोजिंग। अब क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग तीनों की गिवन है 3600, ए की कितनी है, PSA होता है जी 322, ना ही मुसीबत ना पालो गले। आपने भी कहा चलो बता देते हैं, नहीं कहो यार, सीधी तरतीब कर लें, फिर बाद में क्या करेंगे, हमारी आदत बनी हुई है इस तरह से देखने की इसको। अभी आगे चलेंगे तो आपको नज़र आएगा सवालों में P और S नज़र आएंगे ऊपर फेस पर जैसे नज़र आते थे, और एसोसिएट नीचे कहीं छुपा पड़ा होगा, कोई नहीं, बस ठीक है। क्योंकि देखो ना, हमें एसोसिएट की सिर्फ क्या चाहिए होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट का सवाल करते हुए, और पैट यानी प्रॉफिट की फिगर चाहिए पीएनएल का सवाल करते हुए, बाकी जो चीज़ें हैं प्री श्री वो वही लाइन नीचे दे सकता है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे पूरी बैलेंस शीट को हमें बना के दे भी सकता है, दे देता है परेशान करने के लिए, लेकिन ना भी दे तो हमें कोई ज़रूरत है नहीं। अच्छा जी, अब प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने अभी तो निकाला है, ठीक है, 167, 63 और 32, पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना ये। डिविडेंड वो कहता है, डिविडेंड वर्किंग 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वर्किंग 6 कहता है ऑन 15 अगस्त 19 S&A पेड डिविडेंड, पेड है तो रिकॉर्डेड है, फिर अकाउंटेंट नहीं भूलता, और 5% है, ठीक है ना, तो डिविडेंड एट द रेट ऑफ 5% मैंने लिखा, और डायरेक्ट ही अब आप यहाँ से देखें, एस का शेयर कैपिटल 600 है, इसका 5% जी 30 मिलियन, और ये भी नज़र आ रहा है वैसे आपस की बात है, इज इक्वल टू 400 इंटू 5% इज इक्वल टू 20 मिलियन, ये फुल डिविडेंड है, और ये फुल डिविडेंड यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो 30 और 20। ए ने कोई डिविडेंड शिविडेंड नहीं बांटा, उन्हीं को लोन ही देता रहा है पैसों का। अब सॉरी पी ने तो बैलेंसिंग फिगर ये हमने निकाल ली जी, ऐसे ही दिल कर रहा था, मैंने कहा ज़रा वर्किंग बना के रख लें जी। 34 नेक्स्ट 289 188, ठीक है, चलो। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की डेट है 1 अगस्त 15, बहुत पुरानी बात है,
तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कहीं ना कहीं उसको देनी चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग कर रहे हों तो पोस्ट आ रही चाहिए। क्या हम कर रहे हैं इस वक्त? पिछले सवाल में चूंकि उसने बी रिक्वायरमेंट ये दे दी थी, क्वेश्चन 1 में बी रिक्वायरमेंट ये दे दी थी कि इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बनाओ, इसलिए शायद उसने प्री आर ई वगैरह दी हुई थी, एक्विजिशन का डिन किए। यहाँ पर हमें एसोसिएट की प्री आर ई नहीं चाहिए, सब्सिडरी की चाहिए, क्योंकि वर्किंग 1 लाजमी है और उसमें हर चीज़ एक्विजिशन डेट वाली जाती है, और वहाँ से गुडविल या नेगेटिव गुडविल, वैसे आज तो गुडविल निकलनी है क्योंकि इम्पेयरमेंट आ रहा है ना, कह रहे हैं इम्पेयरमेंट हो गई है, तो गुडविल है तो इम्पेयरमेंट हुई है ना, ठीक है। चल, नेगेटिव गुडविल की इम्पेयरमेंट नहीं होती अच्छा जी, नहीं जी, हाँ धोखा भी हो सकता है, पर ध्यान से देख लेना। लें जी, आपका सवाल का वर्किंग 6 पूरा हो गया, और ये नंबर 2 शुरू करें। ये भी मैंने पहले ही टिक कर दिया, अब आप करें। इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कोई गलती लग रही है मुझे। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी शेयर्स कंप्राइजेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ एमएल्स बिल्डिंग, याद आया, हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 150 million and 226 million एट एक्विजिशन डेट। हैं, फेयर वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये क्या है इसकी बुक वैल्यू? बुक वैल्यू, ठीक है, और वो उसकी फेयर वैल्यू है। कुछ एंट्री याद आ रही है? क्या एंट्री करते थे आप? आप कहते थे बिल्डिंग तो क्रेडिट ना 150 थे, और कैश आज नहीं आया बल्कि शेयर्स आ गए, याद आया? तो शेयर्स इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट, ये होगा फेयर वैल्यू से 226, और कैश क्रेडिट, और गेन सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है, और आज चली जाएगी अदर इनकम में, पेरेंट की इनकम है। क्या ख्याल है? जैसे नेगेटिव गुडविल भी तो इसी दिन आती है, और वो कहाँ जाती है? अदर इनकम में। और सही है, क्यों? सस्ती चीज़ खरीद ली, सस्ती चीज़ खरीद ली, ऐसे ही महंगी बिल्डिंग लेकर कम पैसों की मालियत के शेयर्स दे दी हूँ, समझ लें। नहीं भाई, बिल्डिंग तो 150 की थी ना, उसके बदले में हमें क्या मिल गया? हाँ, तो गेन तो है ना। अच्छा चलें, ऐसे सही। अच्छा, डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट कैरिंग वैल्यू, यार ऐ की करता है यार, कसम से। अच्छा भला हम अभी सवाल करने ही लगे थे, पता है क्या होना था? मैंने आपको ये बोलना था, ठीक है, कि बस ये होना था यार, ये एसेट, ये एंट्री है यार, बिल्डिंग को डेबिट करें, पीपीई लिख दूँ, पीपीई को डेबिट करेंगे बुक वैल्यू से, सॉरी पीपीई को क्रेडिट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बुक वैल्यू से 150, और इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू से 226, और बच्चों बाकी का मैं बता दूं ना, फिगर बताओ, गेन तो आ गया 76 का गेन आ जाएगा, जो कि सीआरई में हमने कहा था डाल देते होते हैं। खैर अभी तो सीआरई नहीं है, अभी तो हमारे पास पीएनएल बन रहा है, तो गेन है तो अदर इनकम में जाएगा, ठीक है, और सही है। अच्छा, ये हम खुशी ये करने ही लगे थे कि जालिम ने आगे एक लाइन, सिर्फ एक लाइन डाल दी। काश कि ऐसा ना करता, वो हमारा सवाल ख़त्म था। हमने इन्वेस्टमेंट वर्किंग 1 के नीचे जो करनी है 1.1, उसमें हमने 226 डाल देना था, और पीएनएल में अदर इनकम में 76 डाल देना था। लेकिन वो कह रहा है भाई ये तो आप कह रहे हो ना, होना चाहिए था, ये तो आप कह रहे हो, पर उन्होंने क्या किया है ये तो सुनते जाओ। हमने कहा की चंचरा होता है इन्होंने। कहता है जी डन बाय अकाउंटेंट जो है वो ज़रा रॉन्ग है। डन बाय अकाउंटेंट क्या है? डन बाय अकाउंटेंट लिख दें, ठीक है, डन बाय अकाउंटेंट जी, क्या है जी अकाउंटेंट ने किया? डन बाय अकाउंटेंट, वो कहता है कि डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट, यानी पीपीई को उसने सही क्रेडिट कर दिया बुक वैल्यू से, कितना? 150, लेकिन भाईजान ने इन्वेस्टमेंट इन एस को भी डेबिट किससे किया है? जाहिर सी बात है उधर भी वही जाएगा, बुक वैल्यू से ही एंट्री कर दी, ठीक है। इसका मतलब अगर इन्वेस्टमेंट इन एस अगर सवाल में नज़र आ रही हैं तो एज पर क्वेश्चन कह के गलत पकड़ो और फिर उसकी करेक्शन करवाओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि सवाल में ऐसा भी तो हो सकता है, रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे जी? हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इन एस
डेबिट होना था 226 से, डेबिट हुआ है तो कितने से मजीद डेबिट कर लो, 76 से। गेन क्रेडिट होना था, नहीं हुआ है तो कर लें क्रेडिट 76 से। और पीपी क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। ये बेटा वो सवाल होगा जिस सवाल के अंदर आपको सवाल वाली इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही होगी, रॉन्ग फिगर नज़र आ रही होगी, तो आप उस फिगर को क्या करोगे, दुरुस्त करोगे, एज पर क्वेश्चन लिख के उसमें से 76 को ऐड करोगे। लेकिन चूंकि आप पूरे सवाल में ज़रा गौर फरमाएं तो आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट इन एस की फिगर नज़र नहीं आ रही, तो गो एंड किल द वेव्स, गो एंड किल द वेव्स। किसको सही करना है भाई, किसको सही करना है? हमें क्या ज़रूरत है कि हम पहले गलत फिगर को अज्यूम करें? कुछ पागल हैं क्या? हम कहेंगे यार ठीक है, उसने जो गलती की, अब वो गलत फिगर तो मेरे पास है नहीं, मुझे वर्किंग वन के लिए, अपनी वर्किंग वन के लिए मुझे चाहिए, अल्लाह आपका भला करे, इन्वेस्टमेंट की फिगर, तो मैं वही उठा लेता हूं जो सही है, यानी मैं यही कर लूंगा। और इसमें भी देखो तो इन्वेस्टमेंट इन एस ये 226 आएगा और उसके बाद अदर इनकम में ये 76 जाएगा, पीपीई भी मेरी बला से जहां जाए मर्जी। ठीक है, तो वर्किंग 1.1 भी ओपन कर लूं, ठीक है, वो तो सिर्फ आपके लिए डिस्कशन थी, इतनी लंबी चौड़ी कहानियां नहीं करनी आपने तो सिर्फ ज़बानी ये देखना था, ये एंट्री आपको आती है ना, ठीक है। हाँ जाओ जी जी जी, बस एडजस्टमेंट वैसे यही थी काम की, चलें जी क्योंकि बाकी वे पहले ही कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, रास्ता दो भाई इसको, तुम बैठो, बैठो बैठो तुम, अच्छा जल्दी करो भाई, वैसे हो गया काम, ज़्यादातर हो गया, ठीक है। कंटिजेंट एसिड वाली बात पे मैंने कहना है इसको इग्नोर करते हैं, और वो मैंने आपको 105वें छठे लेक्चर में जाके पढ़ाना है, क्यों करते हैं, वही बहुत दूर है, समझ आ गई ना, इसलिए याशी करो, जाओ सवाल हो गया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 तरह के सवाल होंगे, इनफैक्ट 3 तरह के सवाल होंगे इन पास पेपर्स में। एक वो जो मैंने सबसे पहले आपको करवाया, इन्वेस्टमेंट की गलत फिगर सवाल में गिवन होगी, गलतियाँ करेगा तो हम उसको एज पर क्वेश्चन लिख के सही कर लेंगे, करेक्शन करनी पड़ेगी। दूसरी किस्म वो होगी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट की फिगर कहीं बताएगा ही नहीं, अब कहीं पे इन्वेस्टमेंट की फिगर नज़र ही नहीं आ रही, बल्कि 2 ही किस्म के हैं, सॉरी, इन्वेस्टमेंट की फिगर कहीं नज़र ही नहीं आ रही, तो मैं किस में करेक्शन करूं, मैं करेक्शन क्यों करूं, मैं ओरिजिनल वाला ही कर लेता हूं। अब ये दिमाग के अंदर आपने एडजस्टमेंट सोची कि इन्वेस्टमेंट 226 से डेबिट होनी है, और नहीं दिमाग में सोचना तो ये एंट्री लिख लो कहीं पे, ठीक है, और गेन हमारे लिए रेलेवेंट है, बाकी पीपी तो है नहीं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आप आ गए और आपने फौरी तौर पे वर्किंग नंबर 1.1 ओपन की, इन्वेस्टमेंट इन एस, और एज पर क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो होना चाहिए आपने वो लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखा, क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, बिल्डिंग ना, बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग गिवन, बिल्डिंग गिवन, ठीक है, बिल्डिंग कितना जी, 226, इसकी एंट्री वो आपने कर ली है वहां पे, यहाँ पे अब ना करो, टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। तो गलत फिगर क्या है, अज्यूम करें, कुछ जरूरत नहीं है ना, गलत फिगर क्या है पता ही नहीं है, उसमें से सही करना है कुछ, छोड़ो यार, सही वाला रिकॉर्ड करो, गलत फिगर है नहीं, अगर गलत फिगर होती तो फिर उसको सही कर लेते। तो मैंने ओरिजिनल करके साथ रॉन्ग और रेक्टिफाइंग दिखा जरूर दी आपको, लेकिन फिर मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, ओरिजिनल से ही काम चलाओ। साथ ही गेन भी है, वो गेन कहाँ ले जाओ, अदर इनकम में जाकर लिखो +76। हिट वर्किंग 5 ना, हिट वर्किंग सीआरई टाइप एडजस्टमेंट्स, ये सारी कंसीडरेशन जो पे करते हैं सऊदी किंग को, मैंने कहा था ये वो पेज 27 वाली, वो सारी सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। सीआरई टाइप एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट को हिट नहीं करती, एसआरई टाइप एडजस्टमेंट एस प्रॉफिट को हिट करती हैं, बस ऐसा एस प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है और एसआरई एज ऑन, ठीक है। समझ आना शुरू हुई थोड़ा थोड़ा, कि अगला भी जाना शुरू होगी समझ जी। चलो बेटा फिर तुम निकलो क्लास से, भागो, चलें आगे। अच्छा लें जी, उसके बाद ये तो हो गया, अब सिर्फ ओरिजिनल ही करनी थी, लेकिन शुक्र है सवाल के अंदर उसने गलत फिगर दी नहीं थी, इसलिए ओरिजिनल से ही काम चल गया, यही करनी थी वही कर दी, ठीक है। चलें आगे जी, किसको,
क्यों? कौन सा एडवर्स? सऊदी किंग को क्या कहेंगे? तुम्हें गेन आ गया क्या कहेंगे? बिल्डिंग किसने बेची है? हाँ जी, ठीक है ना। अच्छा जी बच्चों, तो नेक्स्ट इज, अब आगे भी कुछ अभी पे किया है, अभी बात खत्म नहीं हुई। आगे कहता है इशुएंस ऑफ 16 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एमएल। एमएल कौन है? पेरेंट, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन, और यार कहीं नहीं जा सकता आप बेचारा एग्जामिनर आपसे भाग के, बस थोड़ा अंग्रेजी को टैट रखना, टैट, और थोड़ा सा अगर गड़बड़ नजर आए एडजस्टमेंट में, अंग्रेजी में कोई कॉम्प्लेक्स कर जाए किसी तरह, तो जो समझ आए कर देना, 90% सवाल फिर भी ठीक होगा इंशाल्लाह आपका। तो एक आध एडजस्टमेंट तो बरकत के लिए ऐसी होनी भी चाहिए ना, 1.5 महीना दुआएं तो मांगनी अल्लाह से, या अल्लाह पास कर दे हैं तो। अच्छा, अब वो कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ एमएल शेयर एट डेट ऑफ एक्विजिशन इज 30। इसी को सीने से लगाएंगे। कहो तो वो मैं सवाल जाके दिखाऊं या याद आ रहा है? याद है। हाउ एवर मार्केट प्राइस जब इशू हुए तब कुछ और हो गई। अच्छा, इशू साल बाद हुए, हम हमारी बला से जब मर्जी हो, हमें तो इसकी एंट्री सिखाई गई है, ओरिजिनल एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और परचेज। हाँ, इस दिन कोई वो चक्कर नहीं है, इशुएंस के दिन जाके काम होना है। अब ये कितने शेयर्स इशू करने का वादा कर दिया है, और जिस दिन ये वादा किया उस दिन एक शेयर कितने का था? लो जी, अभी कोई अलग अलग करने की जरूरत नहीं है प्रीमियम या कैपिटल को जी। बड़ी मेहरबानी जी, 480 बताने में आप लोगों ने मुझे बूढ़ा कर दिया जी। 480 जी, 480, ठीक है। अब ये होना था बच्चों, अब उसने तो नहीं बताया कि ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि मुझे गलत फिगर तो दी नहीं हुई कि मैं उसको सही करूं। और बोलो, तो यही वाला काम इधर भी चलने दो, ठीक है। बल्कि मैं तो कहता हूं, मैं यूं कर रहा हूं ताकि आपको ये एज अ रूल बात याद रह जाए कि अगर सवाल में गलत फिगर इन्वेस्टमेंट इन एस की नहीं गिवन, तो फिर आपको जो समझ आ रहा है सही है होना चाहिए, आप वही कर दें, चाहे वो बाद में कह रहा हो ये भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो नहीं हुआ तो क्या करें, वो तो वैसे ही कर दें। अच्छा, ये गलत रिकॉर्ड हुआ तो क्या करें, गलत फिगर तो है नहीं कि उसको सही करें, तो बस जो होना था वही कर दें, ठीक है। तो ये जनाब आपका एक और येलो आ गया, येलो। तो ये दो येलो मिलकर कितना बना? एक मिनट, इन्वेस्टमेंट इन एस डेबिट और परचेज कंसीडरेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ना ये काम इस तरह से करना है, ये काम इस तरह से करना है, बस पर्चे में ऐसे लिखना है। इसके वर्किंग कितने शेयर इशू करने का वादा किया? 16 मिलियन, और हर शेयर बस जी। ये ऊपर 226 था ना, ये कितना आया? 483 टोटल। लो जी, ये इतनी सी तो बात थी, ठीक है। ये चला जाएगा यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट इन एस वर्किंग 1.1, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा इन दोनों एडजस्टमेंट में से पीएनएल, अगर आपका पीएनएल बना रहे हैं ना आप इस सवाल में, आपका जो पीएनएल हिट हुआ भी है, ये तो इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट हो गया, और ये नजर आएगा बैलेंस शीट में, और इसकी कोई रीमयरमेंट भी ईयर एंड पे नहीं होती है, इसको इसके हाल पे छोड़ते हैं, इसलिए इस एडजस्टमेंट में कोई पीएनएल हिट नहीं हुआ। इसमें एक गेन आया था, लेकिन वो गेन आपने कहीं दिखाया नहीं है, तो ये छोटी सी वर्किंग मैं करना चाह रहा हूँ, वर्किंग सॉरी 8 और 9 तो हो गई है ना, बुकिंग होगी आज, वर्किंग 10। मुझे बताओ ये 76 का गेन कहां से आया, कैसे आया, कैसे कैसे आया, बोलो बोलो बोलो। 226 वाली बिल्डिंग, ओ सॉरी 100 कितने वाली, 150 वाली बिल्डिंग आपकी 226 में समझो चली गई, तो 76 रुपए का आपको क्या आया था? गेन। बस इतनी सी वर्किंग करनी है, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हमने लिखा कि जी ये जगह तो कोई नहीं है, चलो वर्किंग नंबर 10 में जी ये निकला हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जामिनर को बताना है, ये अब एग्जाम वाला तरीका चल रहा है, रोज यही काम करना है ताकि एग्जाम के लिए तैयार हो जाए आपका सवाल जो है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, अब जी बेटा
32 कहाँ से आया? कौन सा 32? खुदा का खौफ करो, आफ्टर 1 ईयर, जिस दिन हमने इशू करना है हमने उस दिन ये टाइम निकाल देना मेरे टाइम में से, मैं बता रहा हूँ। क्या रास्ता है? जाना जिसने चला जाए, आज नहीं लब दे। बहुत दूर की बात पूछ ली यार तुमने, बड़ी ज्यादती कर दी है वैसे। हाय अल्लाह, दिल पे लगनी थी। अब ये भी नहीं कह रहा मुझे याद आ गया है, लगता है इसको अभी तक याद नहीं आया। ये नहीं याद? और भाई इधर देख ले, ये याद नहीं है? सवाल नंबर 20, हमने जिस दिन शेयर्स इशू करने का वादा किया था उस दिन शेयर की प्राइस थी 14 रुपये। हमने इतने शेयर इशू करने का वादा किया था, तो हमने इन्वेस्टमेंट डेबिट परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट किया था। फिर मैंने कहा था जब तक शेयर्स इशू ना हो जाएं फेयर वैल्यू चेंज होती है, हमें कुछ नहीं करना। इवन जिस दिन इशू होंगे उस दिन यही वाली पेएबल की फिगर डेबिट करके और उसी 14 रुपये को यहाँ पर क्रेडिट करना है। इसकी डेट ऑफ एक्शन के अलावा पी के शेयर की फेयर वैल्यू किसी भी दिन गिवन होगी तो उसे इग्नोर करना है। ये इस सवाल के लिए इस सवाल में लिखवाया था, भूल गए? दिल ना टूटे तो और क्या हो। नहीं 1-2 मार्क्स, ये 1-2 मार्क्स छोड़ने वाले नहीं है जो करवाए हुए हैं, वो छोड़ने वाले होते हैं जो वहां पे नहीं समझ आते। ना कोई इंसान नहीं है, मशीनें हो तुम लोग। अच्छा ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलो, यादें माजी अजाब नहीं है, इसी तो क्लास में ये बेटा कोई नहीं, ये शुगल तो चलता रहेगा। जो एडजस्टमेंट ऐसी आएगी जो कहीं की होगी, भूली होगी, तो वहां पे जाके दिखाऊंगा ताकि आपको भी याद आता रहे। ठीक है, चलो जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 है। 3 लो जी, एडजस्टमेंट 3 कर लो। मैं पहले टिक कर देता हूं। अच्छा, एडजस्टमेंट 3 में ना इसके साथ लिखें इग्नोर इन क्वेश्चन। ये नहीं कि हमने कोई, जब मैंने समझाना है तो इसको फिर मैंने इसका कोई ट्रीटमेंट समझाना है, मतलब ट्रीटमेंट यही है कि इग्नोर करना है, लेकिन क्यों करना है? इग्नोर इन क्वेश्चन, ठीक है जी। क्यों करना है ये अभी नहीं बता रहा। कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह से कंटिंजेंट एसेट भी IAS 37 की ही पैदावार है, ठीक है, लेकिन कंसोलिडेशन करते हुए कंटिंजेंट लायबिलिटी को, बस इतना याद रखना, कंटिंजेंट लायबिलिटी को इग्नोर नहीं किया था, कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर कर दिया था जी। वही है कॉन्सेप्ट, पता है एडवांस में कॉन्सेप्ट। ज्यादा तेज ना बना करो तुम लोग, अच्छा, मेरा सस्पेंस खराब ना किया करो। बस ये याद रखना है आप लोगों ने कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमने इग्नोर नहीं किया था, कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर कर दिया था। क्यों? वैसे उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन बस नहीं, जुगाड़ नहीं है, बस वो बात ही इतनी सी है, ठीक है। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को इग्नोर करना नहीं किया था, कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर करना है। क्यों करना है? बस ये एडजस्टमेंट को ही छोड़ दिया। वो उसमें जी ये हुआ, डिस्क्लोज है, ये भी डिस्क्लोज होता है, ये इतना है, फेयर वैल्यू इतनी है, बुक वैल्यू इतनी है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मिट्टी पाओ, सवाल करते हुए कोई असर है ही नहीं इसका। IFRS 3 और 10 इसको कहते हैं साइड पे करो, इग्नोर करो। ओके, अच्छा ओके जी। अब रह क्या गया फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड इज कैरिंग वैल्यू बाय 60। पहले दूसरे दिन वाला सवाल है ये तो जी। बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ओवर तो नहीं हो रहा जी। बोलो, रिवेंस सरप्लस डेबिट कर दूं? शर्म कर। फेयर वैल्यू एक्सीडेड कैरिंग वैल्यू बाय 60, तो इसका मतलब था सरप्लस है, तो PPE डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। शायद साहब वो ना किसी को कहिएगा ऑफिस बॉय को उधर जाए नमाज बिछा दें, हम तकरीबन 10 मिनट तक आके जमात अपनी करेंगे। जमात पौने पे है ना, निकल जाएगी, ठीक है। PRC में, वैसे PRC में शर्म बड़ी आती है जब बच्चे आ रहे होते हैं नमाज पढ़ के, कभी लेट हो जाए तो जी। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्लांट ऑन एक्विजिशन डेट वाज, तो अब एसेट बड़ा है तो डेप्रीसिएशन को भी बढ़ाना है, डेप्शन डेबिट, PPE क्रेडिट। अब बताओ जी, 60 को पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसी 60 की डेप्रीसिएशन करनी है, तो 60 डिवाइडेड बाय 8 है, 8 है ना लाइफ गिवन सवाल में, और आउट तो नहीं हुआ। 8 इंटू क्यों जी, क्यों ये क्या है,
ये तो एक्विजिशन है, ये तो डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक आना था, तो 8/12 क्यों? क्योंकि सब्सिडरी को मिड ऑफ द ईयर परचेज किया है, तभी तो हर जगह बटे लगे हुए थे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड तक कितने महीने बनते हैं, ये इत्तफाक ही समझें, ये भी 8/12 जी, 5 और 5, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों, हम तो कर रहे हैं P&L का सवाल, ये तो हम करते थे, और ये सब नहीं करना, ये हम करते होते थे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन करते हुए सारा सवाल। फिर हम जब आते थे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, बाद में इकट्ठे सवालों में, बाद में इधर आते थे ना, तो आते तो हम कहते थे यार ये तो सारा कुछ ही, ये पीपी वर्किंग वन नहीं, हाँ ये हमारे काम की चीज़ है। तो हम कहते थे डेप्रिसिएशन का मतलब इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो इन प्लांट है तो ऐड इन कॉस्ट ऑफ सेल, बस ये एक्सपेंस में ऐड करना है, लेकिन क्योंकि प्लांट है तो फैक्ट्री में पड़ा होता है, ठीक है। और क्योंकि ये SRE टाइप एडजस्टमेंट है तो वर्किंग 5, ठीक है। अब बच्चों ये सारी कहानी जो है ना, ये आपको समझाने के लिए ज़रूर है, लेकिन अब ये पर्चे के अंदर आप इस तरह से एंट्रीज करें और दिमाग में जो रखनी है बात, उसको भी आप यहाँ पे लेके चल रहे हो, मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो 5 को सिर्फ निकालना है ज़बानी कलामी, लेकिन वर्किंग वाली एडजस्टमेंट भी करनी है। PPE को बस दिमाग में हिट करना है, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं ना बन रही, तो PPE डेबिट दिमागों में, और सरप्लस इन वर्किंग 1, यहाँ पे शेयर कैपिटल आएगा, रिटेन अर्निंग्स आएंगी, और यहीं पर रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है प्लांट का, कितना जी, 60। कैसे आया 60? वो उसने बताया ही 60 हुआ है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे वर्किंग नहीं शो करनी पड़ेगी, सरप्लस ही बताया हुआ है, ठीक है। अब दिमाग में PPE डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। क्यों 55? और यार वो अलग एंट्री है यार, अलग एंट्री है, वो 5 रुपए यहाँ पे नहीं नेट करने हैं यार, वो एक्विजिशन के दिन यार, यहाँ गुडविल निकालनी है यार। मैं आप सवाल एडवांस बता के भेजूंगा, करके आना कल से, अच्छा चले। हाँ जी, PPE डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कहानी खत्म, सऊदी किंग घर चला गया। अब ये अगली एंट्री होनी है हमारे ईयर एंड पे, यानी 1 साल के बाद, 8 महीने गुजरे तो अब डेप्रिसिएशन की एंट्री है। तो डेप्रिसिएशन डेबिट, PPE क्रेडिट, तो PPE को दिमाग में क्रेडिट करो, अब डेप्शन को डेबिट करना है तो एक्सपेंसेस में ले आओ, और इसको कॉस्ट ऑफ सेल में। कितना है जी? अब ये नहीं पता मुझे कितनी डेप्शन है, मुझे नहीं पता, वो एंट्रीज नहीं हुई, मुझे नहीं पता। 60 का एसिड बढ़ाया तो वर्किंग 11 जी, वर्किंग 11, 60 डिवाइड बाय लाइफ सवाल में गिवन कितनी, 8 इंटू आंसर इज ये 5, बस प्लस 5 प्लस 5 प्लस प्लस 0 प्लस वर्किंग 11, ठीक है जी। और हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5, हिट वर्किंग 5, वो कह रहे नहीं एस के एसिड्स हैं, इंशाल्लाह यही तो क्या कहते हैं, कस और बल निकालने के लिए मैंने रोज बुलाना शुरू कर दिया है कि एडजस्टमेंट्स आती हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी जो मिसिंग होती है ना आपकी, तो कचरा शचरा ने ट्यूनिंग करने के लिए रोज हम मिला करेंगे इंशाल्लाह जी। तो एस के प्रॉफिट्स को कम करना है, वो एक्सपेंस बढ़ रहा है, मतलब प्रॉफिट ये क्या है, ये क्या है, डेप्रीसिएशन चार्ज किया, ठीक है, डेप्रीसिएशन प्लांट वाली, ठीक है। समझ तो नहीं आ रही? अच्छा, आज आप लोग बहुत मुझे सता रहे हैं। लो जी, इम्पेयरमेंट तो तब आएगी जब गुडविल आएगी, ठीक है। और ये एक बीच में रहती है एडजस्टमेंट, ये भी हो जाएगी, इसको भी कर दो। ऑन 30 जून 19 KL एसोसिएट सोल्ड अ मशीन हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 मिलियन, बुक वैल्यू इसकी कितनी है, फॉर 68, तो यहीं से सेल प्रोसीड, यहीं से क्या आ गया आपके पास, नजर आ रहा है 8 रुपए का गेन, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल, चलो कर लो, आपकी आदत है। वर्किंग नंबर 12, और काम कोई नहीं है, देखो हुणे गेन वाला लेजर बनाने लग पे, डिस्पोजल का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो हम बना रहे हैं।
तो क्या चीज़ बेची है जी उसने? मशीन। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 60 है, और वो बिकी है कितने की? तो 8 रुपए का क्या आ गया? ये बिल्कुल जुबानी निकालने का मैं कह रहा था, लेकिन चलो। अच्छा, अब ये क्या है जी? ग्रॉस गेन। देखो कितनी छोटी सी जगह है यार, ये जगह पे भी थोड़ा सा बोर्ड लगवा लेते हैं। ये वर्किंग नहीं पूरी आ रही कंसोलिडेशन वाले सवालों की ना, ये यहाँ पे थोड़ी खुली जगह, यहाँ तक होता। अगली अटेम्प्ट में नहीं, अभी इसी में लगवाते हैं। अभी हफ्ता जो क्लास चलनी है, हफ्ता जो क्लास चलनी है उसमें कोई यहाँ पे पीसी लगाना है, पड़ा ही होगा इनके पास, चेक करते हैं। पंचर ही लाना है ना। अच्छा जी, अब ये क्या है जी? ग्रॉस गेन। उन्होंने कहना रोज ये कोई तकलीफ हुई होंगी है, उस्ताद सारे ही ऐसे होते हैं। लेस डेप्रीसिएशन जी, 8 डिवाइडेड बाय, अब इसकी लाइफ भी देख लो अलग होनी है। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ मशीन। यार देखो कितनी आसान लग रही हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स आसान नहीं थी, लेकिन अब 7600 दफ़ा ज़रा ज़्यादा हो गया, कुछ 10-15 दफ़ा कर चुके हैं आप एडजस्टमेंट, 20 दफ़ा कम से कम सवालों में, ठीक है, ये कम है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा 20 से ज़्यादा की, तो फिर ये मुश्किल क्यों लगे? मुश्किल लगे तो शर्म आए, ठीक है। तो 5 साल, लेकिन अब ये डेट ऑफ सेल से ईयर एंड तक आना है, एक्विजिशन डेट से नहीं, डेट ऑफ सेल से। तो डेट ऑफ सेल क्या है? 30 जून, इसका मतलब 6 महीने, ठीक है। तो इंटू डिवाइड बाय 5 इंटू हांस वर्क क्या है? पॉइंट, अच्छा 0.2 मुझे लगा जी, 7.2, ये आ गया हमारे पास नेट गेन। तो चलो जी एंट्री कर रहे हैं। मैं ऊपर लिखना भूल गया हूँ, मैं मानता हूँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन ये A to P है, ज़रा ध्यान से देख लो, ज़रा ध्यान से देख लो। मैं माजरत में ऊपर मेरा ही गुनाह है ये, ठीक है। ये क्या है? P to A to P है, A to P है, A to P है भाई। तो A आ गया A, तो लाल मार्कर कड्डो, तो पीज शेयर कड्डो, पीज शेयर। ध्यान से सवाल करना है बस। 7.2 का जी 1.8 किसने बेचा? किसने प्रॉफिट कमाया? एक प्रॉफिट कहां पड़े? लगाओ चोट इनको, फिर लगाओ एक जर्ब 1.8। व्हाट इज दिस? दिस इज रिवर्सल ऑफ गेन भाई, रिवर्सल ऑफ गेन, ठीक है। कहां से मिलेगा जी? जैसे भाईजान ये आपको एग्जामिनर भाई वर्किंग बस एक जगह लिख तो देंगे बस, चलो वर्किंग ये तो उधर लिख दिया ना मैंने 5 का, वो वहां लिख दिया ना, वो वहां लिख दिया था ना, ये यहां पे लिख दें जी। वर्किंग 12 1.8 कहां से आया जी? और हिट वर्किंग 5 भी कर दें, और यार इसका कोई वास्ता नहीं इससे, A to P या P to A से। अब क्या रह गया? एनसीए को प्रोपोर्शनेट शेयर पे रखते हैं, ठीक है जी, पढ़ लिया है। 7 भी हो गई, ये भी हो गई, बस इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो डिविडेंड को अब देखना है, बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे, वरना देख लेते इसको हम। क्या देखना था? इग्नोर करते, पेड है, पेड वाला तो इग्नोर होता है। अब आती है बारी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की। तो इसके बारे में हमने रूल क्या बनाया था? अगर पेरेंट ने अपना शेयर डिविडेंड का इन दोनों में से किसी का अपनी अदर इनकम में ऐड किया हुआ है तो डिडक्ट कर देंगे उसको, डिडक्ट इन अदर इनकम, ठीक है। क्या ख्याल है? क्योंकि दोनों के केस में क्या है, पूरे ही प्रॉफिट से रिकॉर्ड हुए होते हैं, तो फिर दोबारा से उन्हीं की डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करके मुसीबत में न डालें, ठीक है। ओके, नाउ डिविडेंड्स ऑलरेडी मौजूद हैं। वर्किंग 6 हमने कर, ये किधर चला गया? अच्छा इधर ही, वर्किंग 6 हम कर चुके थे, तो वहीं पर ही बस निकला हुआ, वहीं से रेफर कर लेंगे। तो 30 और 20 है, 30 और 20 है, और 60 और 25 है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह, बोलो स्वाब मिलता है जी। पी शेयर ऑफ एस डिविडेंड, अब एस का डिविडेंड है 30, ये कहाँ से मिला भाई आपको एग्जामिनर भाई? वो वर्किंग नंबर 6 मिसिंग वाली फिगर्स में, इनटू 60 है ना, एस का 60% है ना जी। कितना आ गया?
18, अब ये 18 माइनस हो जाएगा अदर इनकम से जी 18, और उसके बाद पीज शेयर 2 स्टार, ये पूरा लेफ्ट हैंड हो गया। ए डिविडेंड जी 20 इंटू कितना 25 5, लो जी -18 -5, 1 सितारा 2 सितारा, फिलिप्स का सितारा चमक रहा है, सवाल खत्म हो रहा है, तो वो गया है, सवाल खत्म हो गया, सवाल शुरू होने पहले खत्म हो गया। देख लो कुछ चीज रहा तो नहीं गया मैं हादसे हैं, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं रही तो वर्किंग वन की तरफ जाएंगे ना, एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब हम आए और शेयर कैपिटल तो मिल गया, एस का शेयर कैपिटल तो मिल गया, कितना ये 400 नहीं है, एस का 600 मिलियन, लेकिन व्हाट इज मिसिंग, द मिसिंग इज प्री आरई, तो ये मिसिंग है, ठीक है जी। अब ये ढूंढना है और कोई मुश्किल नहीं है, वर्किंग 6 की हेल्प से निकाल लेंगे, ठीक है। हमें प्री चाहिए, प्री, तो वर्किंग 1.2 में आज कर लेता हूँ, वर्किंग 2 तो बना नहीं रहा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, प्री आरई, और इसमें मेरा असूल क्या है, ब्रॉड डाउन प्लस कुछ, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्वायर किया हुआ है इसको, ठीक है। कुछ अब ब्रॉड डाउन मैंने खुद निकाला है वर्किंग 6 में, सवाल ने तो नहीं दिया हुआ था, मैंने खुद निकाला था वर्किंग 6 में 299 289 वर्किंग 6 प्लस कुछ ब्रॉड डाउन में कुछ प्रॉफिट का हिस्सा भी डालें। अब प्रॉफिट मुझे सवाल में गिवन नहीं, बल्कि वो भी हमने ही निकाला था, खैर चलो इसी वर्किंग का रेफरेंस दे दो, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबरी लगाई हुई है, तो ये आपको इस वर्किंग में, वर्किंग 6 में प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए इस तरह से प्लस माइनस करके ना, वो तो मैंने जरा सवाल वैसा बना दिया ना जैसा कल छोटा सवाल कराया था, और हर सवाल ऐसा बना लेंगे। तो 63, अब ये किस दिन हमने खरीदा था भाई इसको जी, 1 मई को, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 4 महीने ये हमारी सब्सिडरी नहीं थी, तो कितना 63 इंटू 1/4 जी आंसर। अच्छा यार सॉरी तरतीब 4/12 भी लिखें जी, 3 टोटल 310, ये 310 इधर ले आओ, वो जी वर्किंग ना 1.2 में हमने निकाला ये 310, वो जो वर्किंग 2 में डेबिट होता था, वर्किंग 2 में वो बना नहीं ना रे, जाग जाए जरा, बस एंड हो गया, सवाल खत्म। वर्किंग 2 डेबिट और वर्किंग 1 क्रेडिट, तो ये वर्किंग 1 क्रेडिट करा दी हमने, ठीक है जी। अब इसका टोटल करें, क्योंकि इसी का ही प्रोपोर्शनेट शेयर देना है आज आपने सब्सिडरी को, तो कितना बनता है जी 9, ये 970 है, इस 970 का प्रोपोर्शनेट शेयर कितना, नहीं कितना 40%, कितना आता है ये 388 इधर डेबिट, और वो जो यहाँ हुआ करता था कभी एनसीआई उसमें क्रेडिट, इसलिए पीएनएल का सवाल अलग से करवाता था कि ये अलग आते भी, इकट्ठे भी करने आते हैं, इकट्ठा करने का भी तरीका वही है जो अलग करने का तरीका है, बैलेंस शीट अलग की फिर पीएनएल अलग किया, कर इकट्ठे ही रहे होते थे। सवाल में ये मसला होता है, नहीं कर सकते इकट्ठा, आप बताओ अब इस सवाल को आप बैलेंस शीट खामखा बनाओगे, नहीं, अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। लो जी क्या है जी, गुडविल माशाल्लाह कितनी, तो गुडविल अच्छी किस्मत बैलेंसिंग 124 है। डेबिट बैलेंस शीट जो यहाँ कभी बना करती थी, एक वक्त था, आज नहीं है, ठीक है, और वर्किंग 1 क्रेडिट, ठीक है। लेकिन एक एडजस्टमेंट अभी भी रहती है, और वो एडजस्टमेंट है इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है और गुडविल ऑफ एचएल इम्पेयर हो गई है बाय 10%। इसकी एंट्री मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इसकी एंट्री है
इम्पेयरमेंट डेबिट, गुडविल क्रेडिट। और ये किसकी किसकी गुडविल है? अब एस की है, लेकिन चूंकि कितने गया, एनसीआई को प्रोपोर्शनेट शेयर पर लगते हैं तो ये गुडविल पार्शियल है, फुल नहीं है, इसलिए ये सीआरई टाइप एडजस्टमेंट है। मेरी ये डिस्कशन थी नहीं, लेकिन मैंने वैसे ही कर दी फिर भी, ठीक है। अब गुडविल कितनी है? 120 बोला आपने, 124, 124 का 10%, 12.4। बोलो, कोई पॉइंट शॉइंट यूज किए हैं आपने अभी तक? बोलो, किए हैं तो फिर इसको भी कर लो। तो एक किया, क्यों किया? वो गुनाह मिलेगा। अब इसको भी करो आप जी। तो 124 का 10%, 10% बेटा। कौन सा पॉइंट यूज किया पहले बताओ? बोर्ड पे इस ये और ये कहो तो इनको राउंड कर दूं, इसको 2 और इसको 2। अच्छा चलो फिर एक डेसिमल यूज करो, फिर अगर आपको तकलीफ हो रही है तो 12.4 लिखो, फिर लिख लो भाई 12.4, ठीक है। एचएल ज़रा साइड पे होना है, तुम इधर आ जाओ, तुम्हारा ही है नीचे वाली वर्किंग तुम्हारी है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये काम करने के बाद ना जी, हम ये बैलेंस शीट का सवाल हो जाता था। इम्पेयरमेंट कहाँ डेबिट हो गई? इम्पेयरमेंट कहाँ डेबिट होगी बोलो? सीआरई में। इम्पेयरमेंट डेबिट करते थे सीआरई में, और उसके बाद गुडविल बैलेंस शीट के मुंह पर ही। वो ये भी एचएल और वो भी एचएल, दूसरा कौन सा था? केएल है ना, सॉरी जी। तो हम ये एंट्री पहले करते थे बैलेंस शीट के सवालों के अंदर, हम करते थे सीआरई डेबिट और गुडविल क्रेडिट। उसके बाद जब हमारी बारी आती थी एडजस्टमेंट को इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की, तो फिर हम डिफरेंट तरीके से सोचते थे, ठीक है। हम कहते थे फिर वो जी सिंगल इम्पैक्ट डालना है जी, क्योंकि पीएनएल के अंदर हमने सिंगल इम्पैक्ट से सोचना है। तो फिर इम्पेयरमेंट इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो हम यूँ बोलते होते थे, हम कहते थे ऐड ये 12.5 इन एडमिन एक्सपेंस। याद आ रहा है कुछ? और बोलो। और चूंकि ये एसआरई टाइप एडजस्टमेंट नहीं है, डू नॉट हिट वर्किंग 5, ठीक है, ओके। अब ये सारी कहानी तो आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए, या आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके पर्चे पे तो टाइम ज़ाया करेगी। तो गुडविल निकल आई ना, गुडविल निकल आई 124 की, तो बस ठीक है, इसकी एंट्री तो कहीं नहीं करनी थी। अब इसकी इम्पेयरमेंट की एंट्री होनी है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल क्रेडिट, वो भी सिर्फ फेस के ऊपर आपने ऐड करना है। तो ये वर्किंग यहाँ शो कर दो, वर्किंग 13। अच्छा, इतनी वर्किंग कर रहे हैं, इसको भी वर्किंग नंबर दे देते, चलो खैर जी। गुडविल कितनी है जी? 124। इसका 10% क्या है जी? अब ये देखो एंट्री हो रही है इम्पेयरमेंट डेबिट, बस इम्पेयरमेंट को बढ़ाओ। हमने इनकम स्टेटमेंट में डबल एंट्री सोचनी नहीं होती, डबल एंट्री तो होती है बैलेंस शीट में। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आकर लिखा 12.5 वर्किंग 13, ठीक है, 4 जी, ठीक है जी। अब तो कुछ नहीं रह गया। चलो अब ये देखो सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। स्टेप 1 P प्लस एस, स्टेप 2 ये वाली वर्किंग्स ओपन करें, स्टेप 3 एसोसिएट वाली खत्म करें, एसोसिएट वाली वर्किंग्स को कंप्लीट करें। तो क्लोजिंग आ गया इसका 8 माइनस 1.8 कितना बनता है जी? 6.2। हर आने वाला सवाल मुश्किल होता जाएगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता जाएगा इंशाल्लाह। अभी आप देख लें पहला सवाल और दूसरा सवाल, टाइम देख लें फ़र्क कितना है, पहला सवाल और दूसरा सवाल। तो ये आपकी प्रैक्टिस समझें, जो घर पे आपने करना था मैं आपको यहाँ बुला के करवा रहा हूँ, बस घर पे आपका काम हो गया, ठीक है। बस कर लिया करो ये, अब जो घर बैठे हैं वो लेंगे नहीं लेक्चर, तो थोड़ी हिम्मत कर लिया करो, ज़्यादा देर नहीं हुआ करेगी ये क्लास, ठीक है। अच्छा जी, बस 45 मिनट्स, 45 कितनी टाइम हो गया वैसे? ओह चलो कोई नहीं। अभी ये देखो इम्प्रूवमेंट तो आई है ना। पिछला सवाल हमने 1.5 घंटे से ऊपर लगा के किया था, अभी ये सवाल जो है वो 1 घंटे 10 मिनट में आ गया, अगला सवाल 1 घंटे से नीचे, और फिर इस तरह से इम्प्रूवमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। जो हैवी सवाल होंगे उनकी एडजस्टमेंट एक दिन करके किया, अगले सवाल अगले दिन करेंगे। अच्छा जी 6.2, और इसका क्लोजिंग इस तरफ आ रहा है जी, इधर देखें, कोई बात नहीं, लॉस है, नेगेटिव है 1.5,
ठीक है, अब इसको जाके लिख लेते हैं जी। इधर देखें, शेयर फ्रॉम एसोसिएट 6.2। यार एट्रीब्यूशन की तो जगह ही नहीं बची उस्ताद जी। 6.2 और ये क्या है जी, -1.5। ठीक है, ओके। तो कंप्लीट करो अब इस फेस को जी। 1010 665 ये जीपी है ना ही बताते, आगे थोड़ा रोला पे हुआ है। 345 अदर एक्सपेंस 166.4 अदर इनकम 94 अदर इनकम है पॉजिटिव। भाई चेक करते रहना, पता नहीं ये क्या कर रहा है, मुझे इस पे शक हो रहा है। बुक से देख के बता रहे हो ना, कैलकुलेटर कर। यार आप चले जाओ अगर जल्दी है तो, कैलकुलेटर करने दो जी। 20 ये क्या है, ये 94 पॉजिटिव और ये कितना है जी 28। बेटा कैलकुलेशन प्लीज़ करने दें, ठीक है। कोई गारंटी तो नहीं है कि हमने कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल 100% सेम की होंगी। तो अगर कोई एडजस्टमेंट गलत हुई है तो आपकी इस फनकारी की वजह से वो भी सही नहीं रहेगी। तो गलती है तो सामने आए, इंसान हूँ मैं भी, मेरे से भी तो गलती हो सकती है जी। कितना है ये, तो 1, ये कितना था जी 6.2 था, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 260.8। अच्छा, उसके बाद जी इनका टोटल करें तो ये -9 है और ये -1.5। तो ये दोनों मिलकर, दोनों नेगेटिव्स मिलकर पॉजिटिव नहीं हो जाने, इन दोनों का टोटल क्या बना 10.5, ठीक है जी। और इसका ग्रैंड टोटल, बल्कि इसको हमने यूँ करना था, 10.5 इनका टोटल आ गया, ठीक है। ये वो तो सिर्फ एसोसिएट को मैं ब्लू करता हूँ, ठीक है जी। इधर देखें जी बेटा, बोले 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 ये हमारा OCI का टोटल, ये कितना है 250.8, ठीक है जी। और ये दोनों 10.5 नेगेटिव हो गए, बोले, और नेट में आंसर आ गया 240.3। ये TCI है। अब थोड़ा सा ये मसला आ रहा है मुझे कि मेरे पास एट्रीब्यूशन की जगह नहीं है, तो मैं ये वर्किंग मिटा दूं। ये 706 ऊपर चला गया है और ये 310 भी ऊपर चला गया, ठीक है। किसी ने नोट करना है, 1 सेकंड है बस, चलो 5 सेकंड है, जो पिक्चर खींचने के 5 सेकंड है, और कोई नोट कर रहा है तो उसके लिए 10 सेकंड है। ये छोटी छोटी 2 वर्किंग्स हैं, बस मुझे एट्रीब्यूशन दिखानी है, जल्दी करें, सवाल ख़त्म हो गए। तो तेरे तस्वीर ही बना रहे हो ना, मैं तो नींद आ ही गई थी तकरीबन जी बेटा। अब ये देखो, ये एट्रीब्यूट कर दें और ये टोटल ही एट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो हमने कहा जी प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट, ये बैलेंसिंग एंड पे निकालते हैं हम, और NCI ये वर्किंग 5 से निकलेगा। उसके बाद जी आपका तो वो कंटिन्यू हो रहा होता है ना सफ़ा, आपका तो वही कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, मेरे पास जगह ज़रा ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू, ये बेटा इंप्रूवमेंट आती जाएगी टाइम में, टेंशन नहीं लेनी, कल आपने आना है ऐसा। पेरेंट बैलेंसिंग और NCI वर्किंग 5 ये देखो इसमें अब 2 चीज़ें आएंगी। देखो ये बस ऐसे ये डायलॉग याद कर लो ना। TCI में होता है पैट और OCI, TCI में होता है पैट और OCI। अब अगर प्रॉफिट में NCI का हिस्सा था तो TCI में NCI का प्रॉफिट भी होगा और OCI भी होगा। तो ये तो वर्किंग 5 वाला पहले से ही हमारे पास मौजूद है। जो एडिशनल चीज़ आती है वो है वर्किंग 5.3 वाला, OCI तो 3 आई थिंक,
ऐसा ही है, सॉरी 2 और नंबर आगे पीछे हो गया जी, सही है। अच्छा अब इधर देखें, प्रॉफिट कितना है जो एट्रीब्यूट करना है, ये वही काम कल से लगे हुए हैं, कल वाले सवाल के बाद एक मुड़ के नहीं देखा आपने पीछे, ठीक है। जिन्होंने क्लास छोड़ी थी, कुछ समझ आया आपको बेटा? तो फिर अब वो लेक्चर ना लेना, ठीक है, लाजमी लेना है वो लेक्चर जी। नहीं वैसे मुझे अंदाजा यही है कि कोई नहीं लेना वो लेक्चर आपने, लेकिन मैं कल चेक करूंगा वो सवाल आपका 3 दफ़ा सॉल्व हुआ हुआ जी। और जिन्होंने वैसे दिता सी ना जो कि इन्होंने 3 बारी किया है, आज 2 दफ़ा किया, खान साहब 1 दफ़ा किया, बड़ी मेहरबानी, क्लास में है ना, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोलता सर, क्लास में करके तो गया था 1 दफ़ा, 2 दफ़ा तो बेटा मैंने कर लिया था क्लास में जी। 250.8 जी। अब ये 250.8 है और ये 240.3 है। अब अगला स्टेप जो सेकंड लास्ट स्टेप होता था वही होता था कि अब एस वाली वर्किंग्स को क्लोज करो ताकि एनसीआई निकले और पेरेंट बैलेंसिंग। तो सीआरई और 37 का जी 14.8, और इसको भी कर ही दो, दूसरे को भी, इसमें लॉस है, ठीक है, लॉस है तो लॉस सही, इस तरफ ले आओ सीआरई, चलो भागो, एनसीआई 9 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं, 9 का जी। भाई अगर प्रॉफिट्स में हमारे हिस्सेदार हो तो लॉसेस में भी तो होगे ना तुम, एनसीआई क्या ख्याल है? ठीक है, अब इसको ले आओ, सबसे पहले 14.8 और बैलेंसिंग 236.0 लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब इधर देखो, ये 14.8 पहले इधर ले आओ, ठीक है, और इधर देखना जरा 14.8 पहले ही आ गया, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, लॉस, क्या आ रहा है जी, माइनस एनसीआई का लॉस का हिस्सा कितना है, -3.6, तो ये प्लस माइनस टकरा कर क्या हो जाएंगे, माइनस, तो आंसर आ गया। तो एनसीआई का प्रॉफिट और एनसीआई का ओसीआई जब नेट करेंगे तो टीसीआई के अंदर ये इतना बचा होगा बैलेंस। बड़ा टेक्निकल काम था यार इसमें तो, है ना, लॉस आ गया था, ठीक है जी।